एक फॉर्मेलिटी है कि बस स्कूल वालों ने प्री बोर्ड्स रख दिए दिसंबर में एंड बस स्टूडेंट्स देने चले गए। किसी की मर्जी होती है, सम स्टूडेंट्स गिव प्री बोर्ड्स एंड सम स्टूडेंट्स डू नॉट। बट ये प्री बोर्ड्स को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लो, इफ यू एनालाइज योर मिस्टेक्स, देन आई एम श्योर कि बोर्ड्स में आप एक बहुत अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हो। लेट्स टॉक हाउ एंड क्या क्या आपको एनालाइज करना है अपने प्री बोर्ड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर कंसेप्चुअल, सेकंड वन इज योर प्रेजेंटेशन एंड द थर्ड वन इज योर टाइम मैनेजमेंट। तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड प्लीज कॉपी एंड पेन लेकर बैठो एंड एनालाइज करो मेरे साथ साथ कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लमेटिक एरिया। भाई बस एक कॉन्सेप्ट की वजह से ना पूरा पेपर गलत हो गया मेरा, पता नहीं भाई, सब कुछ आता था बट एक कॉन्सेप्ट नहीं आता था। यहाँ पर हो सकता है आप किसी रिएक्शन को लिखने में मिस्टेक कर रहे हो, कहीं पे रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, याद नहीं हो रही है, या फिर रिएक्टेंट भूल जाते हो, प्रोडक्ट भूल जाते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। सेकंड वन इज द फॉर्मूला। आप सोचते हो कि बस फॉर्मूला याद करने से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, बट अगर अभी के आप स्टैंडर्ड को देखो बोर्ड्स के, देन यू विल क्लियरली सी कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से तो न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले हैं, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। थर्ड, कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला तो ठीक है बट हमारे आंसर्स गलत आ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से जा सकता है। आप इसमें दुनिया भर की कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, नथिंग विल वर्क। अगर आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, दिस विल ओनली गो बाय द प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है बट आपने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया है। लाइक कभी कभी होता है कि हमें लगता है ऑस्मोसिस हमें अच्छे से पता है बट कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होती है और हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। हाफ इन्फॉर्मेशन हमेशा हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है, सो प्लीज बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। एंड देन द लास्ट वन इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमें लगता है एक ही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैकेनिज्म से, नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर मैकेनिज्म ठीक से नहीं किया, जीओसी ठीक से नहीं पढ़ी है, तो नॉट ओनली इन दैट क्वेश्चन, आगे जाके हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है। यार समझ नहीं आ रहा, पूरा क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी ठीक निकला है, उसका भी वही आंसर था, उसको पूरे मार्क्स मिले हैं पर मुझे क्यों नहीं मिले। अभी तक आप समझ तो गए होंगे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन नाउ। सब कुछ आता है, सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सब फॉर्मुलेज आते हैं, बट स्टिल मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर लेकर बैठे हो, इवन आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन करेक्ट। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है यूनिट्स नहीं लिख रहे हो, जल्दीबाजी में जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे ही पेपर में भी करके आ गए हो। देन द सेकेंड वन इज शो करने का फॉर्मेट अच्छा नहीं है। तो जब आप आंसर लिखते हो, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। कहीं पर डायग्राम पॉसिबल है, लाइक इन बायो काफी सारे डायग्राम्स हमें बनाने होते हैं, इन केमिस्ट्री ऑल्सो अगर कहीं पर पॉसिबल है, कहीं पर पूछा गया है, देन आप सिर्फ वर्ड्स में लिखकर छोड़ दोगे, डायग्राम्स को नहीं देखोगे। एंड द लास्ट वन जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, दे थिंक कि शॉर्टकट में आंसर निकाल देते हैं, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है ना, टीचर को आंसर मिल जाएगा, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। पर टीचर को आंसर तो मिल जाता है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए अपने आंसर को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में करो, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाओ कि आपने कैलकुलेशंस कहाँ पर की है। एट द एंड ऐसा लगता है कि यू न्यू द आंसर बट टीचर डिडंट फील इट। तो टीचर भी सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट, अगर मैम 5 मिनट मेरी शीट नहीं लेती ना, मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता, बस एक क्वेश्चन बचा था। तो नाउ अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा रिलेटेबल टॉपिक। मैंने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से यही सुना है कि पेपर हमें पूरा आता था, मैम टाइम कम पड़ गया। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, वहां पर आपकी कोई थीसिस सबमिट नहीं हो रही है, आपको कोई नॉवल नहीं लिखनी है वहां पे। जस्ट आंसर देम पॉइंट टू पॉइंट। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वहां पर लिखो और खत्म करो आंसर्स को। अगर आप एक ही आंसर में जहां पर आप स्टक हो गए हो उसको पूरे टाइम लेकर बैठे रहोगे, तो जो आंसर्स आपको आते हैं उनके लिए आपको डेफिनेटली टाइम नहीं मिलना है। तो जब भी आप अपने बोर्ड्स देने जा रहे हो, उससे पहले एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अपने एटलीस्ट सैंपल पेपर को 3-3 घंटे के लिए बैठो और उसको सॉल्व करके जाओ। एटलीस्ट आई एम सेइंग 3 to 4, उससे ज्यादा करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज हम अपने माइंड को ना सबकॉन्शियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि दिस इज हाउ वी हैव टू सिट फॉर 3 hours एंड इस तरीके से हमें अपना पेपर करना है, इतना टाइम हमें इस सेक्शन को देना है, इतना टाइम हमें इस सेक्शन को देना है। तो प्लीज डू नॉट मिस ऑल दीज थिंग्स। आई होप इट हेल्प्स। एंड देन लास्ट में होता क्या है कि 15 मिनट्स जो होते हैं एग्जाम के लास्ट के, उसमें स्टूडेंट्स आर लाइक मैम बस 2 मिनट दे दो, मुझे बस थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा करना है, मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि जितना आपने वो 2 घंटे 2.5 घंटे में नहीं किया, वो आप 15 मिनट में अभी कर लोगे, इतना आपको याद आ जाएगा? ऐसा नहीं होता। डू नॉट रश योर सेल्फ। पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे जा सकते हो इजिली।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लास्ट सेक्शन होता है, सेक्शन डी और ई, वहां पर एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है। एंड स्टूडेंट्स आर लाइक कि इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा, होगा ही नहीं हमसे। मार्क माई वर्ड्स, जितना आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा उसमें उतने ही ज्यादा आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे फिगर आउट करने के लिए, और आप इजीली आंसर निकाल पाओगे। पैनिक नहीं करना है वहां पर बिल्कुल भी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, यू विल श्योरली गेट द आंसर्स बहुत इजीली। And always remember, boards reward calm students and not the and always remember, boards reward calm students and not the fast students. So be the calm one. So be the calm one. I hope it helps.